गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने आपको हिमालयाज़ में पहली वाली द हिमालयन रेंज कराया था। दूसरा आज हम पार्ट करेंगे द ट्रांस हिमालय, जो तीसरा है द ईस्टर्न हिल्स। छोटे छोटे हैं, आज हमारे खत्म हो जाएगा पहला हिमालयाज़ का पोर्शन। इससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली तो ये कि आपने जो भी होमवर्क भेजा है उसमें आप कुछ बच्चे नोट्स बनाकर भेज रहे हैं, कुछ थोड़ा चार्ट की फॉर्म में भेज रहे हैं, तो दोनों ही ठीक है। ये आपके अपने याद करने के लिए है, लेकिन पेपर में आप बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स नहीं लिख कर आएंगे। कभी आप सोचें कि ठीक है मैंने मैप बना दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दी, नहीं। दिस इज़ अ लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड यू आर सपोज टू राइट इन डिटेल। तो आप चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं और साथ में आप डिटेल क्वेश्चन लिखेंगे। अगर आप अपने याद करने के लिए एक रजिस्टर बनाकर उसमें चार्ट्स या शॉर्ट नोट्स बनाकर लिख रहे हैं तो ठीक है। एक नंबर दो, आप में जो इस ग्रुप के एडमिन है, मेरे ख्याल से अंजलि है, वो एक अपनी कॉपी में जो जो बच्चे काम भेजते जा रहे हैं उनके रोल नंबर लिखती जाएगी, ताकि मुझे पता चल जाए जब मैं लास्ट में उससे पूछूंगी कल कि सब बच्चों का आ गया, तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ फ़ोटो खींच के वहाँ पे डाल दोगे ग्रुप पे कि मैडम इन सब ने डाल दिया है। तीसरा, आपका जो मैंने मैप मेकिंग के लिए कहा था, जब आप मैप मेकिंग करेंगे तो फर्स्ट डे आप यहाँ से उठाएंगे गुजरात से, गुजरात का आउटलाइन बॉर्डर करके राजस्थान का करके और कश्मीर तक रुक जाएंगे। पहले दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरा 10 बार 20 बार कॉपी पे। अगले दिन आप जब शुरू करेंगे तो आप इस आउटलाइन को बनाने के बाद फिर पूरे हिमालयाज़ के आउटलाइन करके यहाँ तक पहुँचेंगे, इंडिया के बॉर्डर का, और इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। कश्मीर को ऊपर से प्रॉपर शेप देते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरे दिन आपकी ये प्रैक्टिस है। तीसरे दिन आप कलकत्ता, उड़ीसा और ये सब कुछ दिखाते हुए, ये पूरा हमारा कोस्टल बहुत आसान है बनाना। तीसरे दिन में इसका आउटलाइन बनाएंगे और आपकी मैप की तैयारी हो गई, लेकिन इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो आप क्या करेंगे, एवरी डे यू विल स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, देन यू विल डू हिमालयाज एंड देन अगैन द कोस्टल, अगैन ये दिस एंड दिस। आप जब भी दिन में आपको मौका मिलता है, कहीं पर भी दीवार पे खड़े खड़े हाथ से बनाकर देख लिया, हाँ मेरा ठीक बन रहा है। आप अपने बैठे हुए हैं, कॉपी पेंसिल मिल गई, वहीं पर ही बनाकर देख लिया, हाथ पर ही बनाकर देख लिया। लेकिन आपकी जो इसकी क्या हम बताएंगे, जो ये बिल्कुल एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत जनरल नहीं बनाएंगे। आप ये नहीं करेंगे कि गुजरात में बस ऐसे दो कर दिया, आपको गुजरात में प्रॉपर ठीक से इसके सारे कॉन्टूर्स, कट्स, सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपका 5-10 दिन में आउटलाइन मैप बहुत अच्छा हो जाएगा। एक नंबर 2 पे जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फास्ट हो जाएगा। अगर आप पेपर में मैप बना रहे हैं और आउटलाइन मैप बनाने में ही आपने अगर 2-3-4 मिनट लगा दिए, तो आपके पेपर में इस मैप का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने तो इससे आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे जितने कि आप इसमें समय ख़राब कर देंगे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी वेरी क्विक। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बात मैं आपको पहले भी लास्ट ईयर डायग्राम्स में, मॉडल्स में बता चुकी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि आप लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस होती। लेकिन अब बता रही हूँ, आपको इतने अच्छे से मैप आना चाहिए कि आप सेकंड्स के हिसाब से, लास्ट ईयर जब मैं अपनी स्टूडेंट्स को कहती थी तो ऐसे 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 20 सेकंड में आउटलाइन मैप बनाकर और 1 मिनट में पूरा हिमालय बनाकर दिखा देते थे कि मैडम ये हमारे हिमालयन रेंजेज आ गए हैं। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो पढ़ाई में अच्छे हैं और जिनकी ड्राइंग अच्छी है। जो बच्चे कहते हैं कि मैडम अच्छा होशियार बच्चा भी, लेकिन वो ड्राइंग में अच्छा नहीं है, तो कहते हैं मैं तो थ्योरेटिकल बहुत लिखाऊंगी, मैं टेबल बना दूंगी, मैं चार्ट बना दूंगी, तो वो भी ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपके अच्छे नंबर लाने के लिए मैंने बताया है। दूसरा, आप क्या करेंगे कि डेली आप, जब आपको आउटलाइन मैप तो बनाना आ ही जाएगा, उसके बाद आप डेली जैसे आप करेंगे, आज मैं हिमालयाज़ करूँगी प्रैक्टिस, तो आप पहले हिमालयाज़ में ट्रांस हिमालय से जस्कार, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश, चारों रेंज बनाएंगे। फिर आउटर, इनर और आपका तीसरा ग्रेटर हिमालय बनाएंगे। उसके बाद आप पूर्वांचल बनाएंगे, गारो खासी जयंतिया बनाकर। ये मैप की पहले दिन की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद आप उसमें जो जो आपको पीक्स का मन है, जो आप आराम से याद कर सकते हैं, मान लीजिए टोटल में 10 पीक्स याद कर लेंगे, 4 पासेस दिखा देंगे, 5 पासेस दिखा देंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका पहला हिमालयाज़ का क्वेश्चन मैप का तैयार हो गया। और व्हेन यू विल अटेम्प्ट अ फुल डिटेल क्वेश्चन ऑन हिमालयाज़, देन यू विल मेक द मैप, and at that time there is no need to draw all the full map of India. You will just draw this portion और उसमें आपको मैंने ऐसे मैप भी भेजा हुआ है, then you will show the ranges.
तो आपका ये 1 मिनट में बहुत ही अच्छे से इम्पैक्टफुल तैयार हो जाएगा। आंसर में एक आपको एड होगी मैप की, और उसमें आपको फिर अच्छे नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। टीचर के ऊपर एक जनरल इंप्रेशन अच्छा जाता है कि बच्चे ने मैप्स कर रखे हैं, उसको इतने अच्छे से मैप्स आते हैं। इसके बाद आपको मैं आज जो बताने वाली हूँ, ये तो हमारा था एक जर्नल कि आप कैसे मैप्स की तैयारी करेंगे, टेबल्स और जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दे रखे हैं उनको कैसे कर रहे हैं। अब एक और भी है, आप में से सब बच्चे मेरे को पहले इंडिविजुअली मेरे ग्रुप पर, मेरे फ़ोन पर अपना वो डालते हैं, फिर मैं आपको कहती हूँ ग्रुप पर डालो, आप ग्रुप पर डालते हैं। बेटा ऐसे ना करें, ये बहुत लंबा सेशन चलेगा, मैं हर एक का अपने ग्रुप पर, अपने फ़ोन पर नहीं देखूँगी। ग्रुप बना रखा है, उस पर डालें। मुझे पता है आपको एक बहुत बड़ी टेंशन है, मैं जो बना रही हूँ मेरी फ्रेंड्स को पता चल जाएगा। हर बच्चे की अपनी अलग कैपेबिलिटी और अलग इंटेलिजेंस है, अलग पेपर करने का तरीका होता है। हर एक बच्चे में इंडिविजुअलिटी है जो पेपर में निकल कर आती है। तो जब आप पेपर चाहे 2 बच्चे सेम नोट से भी पढ़ेंगे तो भी उस टाइम पर आपका कैसा प्रेशर आप लेते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, ड्राइंग कैसी है, स्पीड कैसी है, आपने कौन कौन से पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उन सब बातों से आपका पेपर एक अलग अलग पेपर होता है, दूसरे बच्चे का अलग है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें मेरे नोट्स वो देख लेगी, मेरा वो कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपना ग्रुप पर डालें, और अगर कोई बच्चा आपका देख भी रहा है तो अगर वो वैसा का वैसा भी करेगा तो भी उसका बिल्कुल अलग पेपर बनकर आएगा, आप जैसा नहीं होगा। तो आप प्लीज़ मेरे को अलग अलग से नाम भेजें। अब हम बात कर रहे हैं, हमने ये कर लिया था ख़त्म द हिमालयन रेंजेस। आज हम सेकंड नंबर पे है ट्रांस हिमालयाज़, इसको करेंगे और साथ में हम करेंगे पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स को। जो ट्रांस हिमालयाज़ है वो देखकर ही पता चल रहा है बिल्कुल हमारे नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ता है। ये हमारा हिमालयाज़ का दूसरा पार्ट है। इसके साथ हमारे को ये हमारा चाइना बॉर्डर और अफगानिस्तान को बॉर्डर को डिफाइन करता है। उसके साथ ये हमारे इसका काफ़ी सारा पोर्शन तिब्बत में भी पड़ता है, तो कई बार इसको तिब्बतन हिमालयाज़ भी कहते हैं ट्रांस हिमालयाज़ की जगह। इसमें 4 रेंजेस हैं, बड़ी क्लियर कट हैं। सबसे नीचे है जस्कार, इसीलिए मैंने सबसे नीचे ये लिखी है जस्कार रेंज। उसके बाद आपकी है लद्दाख रेंज, फिर है आपकी कैलाश रेंज और फिर है आपकी काराकोरम रेंज। जो आपकी ये पूरी की पूरी रेंजेस हैं ये पैरेलल चलती हैं आपके हिमालयन जो आपका ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊपर वाली आपकी रेंज है जो हमने कल की थी, जिसको हम इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह सब हैं। उस रेंज के साथ में ये पैरेलल जिसका रेंज है, वहीं से 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से जिसका रेंज निकलती है और उसके बाद ये पैरेलल चलती है। उसके अलावा जो आपकी ये तिब्बतन हिमालयाज़ या जो ट्रांस हिमालयाज़ है उनकी टोटल लंबाई 1000 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। बस ये यहाँ से लेकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 3000 मीटर्स। जब भी मैं ये बात करती हूँ तो इसके साथ इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मीन सी लेवल और हिंदी वाले लिखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3000 मीटर ऑन एन एवरेज है। इसकी जो विड्थ है वो ईस्ट में और वेस्ट में सिर्फ 40 किलोमीटर्स है, लेकिन सेंट्रल में इसकी विड्थ 225 किलोमीटर है, यानी इस दोनों तरफ से भीड़ा और बीच में से काफ़ी चौड़ा है। इसके जो चारों रेंजेस हैं मैंने चारों के नाम बता दिए हैं। ये आपकी 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के साथ से निकलती है और पैरेलल चलती रहती है। जो आपकी जस्कार रेंज है उसमें एक पर्वत है जिसका नाम है पीक है 8126 मीटर ऊंचाई के, जिसका नाम है नंगा पर्वत। उसके बाद आपका जो लद्दाख है, जस्कार रेंज के ऊपर फिर लद्दाख रेंज आती है, जिसकी ऑन एन एवरेज 5800 मीटर लंबाई है, ऊंचाई है और 3000 किलोमीटर ये लंबा है। फिर आपका आता है कैलाश रेंज। जो कैलाश रेंज है उसकी जो ऑन एन एवरेज है हाइट 5500 से 6000 मीटर तक की इसकी ऑन एन एवरेज हाइट है, और इसमें से ही रिवर इंडस है वो निकलकर इंडिया की तरफ और फिर पाकिस्तान दोनों तरफ से बहती है। इसके बाद आपका है कि जो सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट वो है, अच्छा कैलाश रेंज में एक जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट माउंटेन है माउंट कैलाश, जो आप समझते हैं जिसको हम भगवान शिव का घर भी मानते हैं, उसकी ऊंचाई है 6714 मीटर यानी 6714 मीटर। इसके बाद आपका जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है जिसको हम द ग्रेट काराकोरम रेंज भी कहते हैं, और पुराने टाइम में कृष्णगिरी करके भी हम इस पर्वतमाला का नाम लिया गया था। इसमें उत्तरी ध्रुव के अलावा
दुनिया के जितने सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें से मैक्सिमम ग्लेशियर्स इस रेंज में ही पाए जाते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव में तो दुनिया के सबसे बड़े, वो तो दैट इज़ द नॉर्थ पोल इज़ ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड, परपेचुअल स्नो से भरा रहता है, आइस कैप्स हैं वो तो। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव के अलावा कहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो नॉर्थ काराकोरम रेंज में हमारे मिलते हैं। इसकी जो ऑन एन एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर, ज़्यादातर चोटें इसकी 8000 मीटर से ऊपर है। ये वाटरशेड का काम करता है इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में, और ये फ्रंट बनाता है भारत, अफगानिस्तान और चाइना का बीच का। इसमें हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी यानी कि K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, वो इसमें स्थापित है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में लिखिए, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप K2 लिख कर आएंगे। उसके बारे में 2-3 लाइनें बताएंगे, ये काराकोरम रेंज में स्थित है, इसकी इतनी ऊंचाई है, ये काम करते हैं, ये काराकोरम रेंज को इस नाम से भी पुकारा जाता है, K2 का दूसरा नाम क्या है। लेकिन अगर आपको आएगा कि संसार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में लिखें, तो आप माउंट एवरेस्ट के लिए बताएंगे, जो कि हिमालय पर्वत में है लेकिन नेपाल देश में है। तो जो K2 है उसको ब्रिटिशर्स ने गॉडविन ऑस्टिन के नाम से पुकारा था। और इसके अलावा जो हमारी इसके सेकंड, इसके बाद K2 के बाद दूसरी है, उसका नाम है ग्लेशियर ब्रह्म 1, जिसको हिडन पीक भी कहते हैं, ब्रॉड पीक दूसरी, ग्लेशियर ब्रह्म सेकंड। इस तरह से हमारे कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो काराकोरम में मिलती हैं। हमारे काराकोरम में 8000 मीटर से ऊपर काफ़ी सारी चोटियां हैं, जिसमें K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ग्लेशियर ब्रह्म 1, ग्लेशियर ब्रह्म 2 और उसके अलावा ब्रॉड पीक नाम की भी चोटी पाई जाती है। इसके साथ ही जब ये ख़त्म होने के बाद लास्ट में इनके नीचे आता है लद्दाख प्लेटू। नीचे भी नहीं होकर ये आपके नॉर्थ ईस्ट में है, काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट में है लद्दाख प्लेटू, जो कि 5000 मीटर ऑन एन एवरेज हाइट पर स्थापित है, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्लेटू आता है। तो आपके एक दक्षिण में हमारा बहुत बड़ा पठार है, लेकिन जब हमारे से, और हमारे छोटे छोटे दक्षिण के पठार में बहुत सारे पठार हैं, लेकिन हमारा सबसे जो ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है, जो ऑन एन एवरेज 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है, और ये काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित है। अब इसके बाद आपका ट्रांस हिमालयस खत्म हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं जिसका नाम है द ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल। पूर्वांचल के नाम से आपको पता चलता है पूर्व का आंचल। एकदम से जैसे ही हम दिहांग वैली को क्रॉस करते हैं, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत जो चला जा रहा था नॉर्थ में हमारे ऊपर है, वेस्ट टू ईस्ट, एकदम से वो दक्षिण की तरफ नीचे कट, एकदम से नीचे की तरफ मुड़ जाता है। और ये जो आपका है, ये हमारा म्यांमार यानी जिसको हम पुराने टाइम में बर्मा कहते थे, उससे पूरा हमारा बॉर्डर बनाते हुए चलता है। ये वाटरशेड का काम करता है। यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं। सबसे ज़्यादा इन हिल्स की जो कहानी है वो ये है कि हाइट में छोटी हैं, लेकिन बहुत इनका टेरेन बहुत मुश्किल है, इनको बहुत स्टीप इनके स्लोप्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी से बहने वाली रिवर्स हैं, और बहुत डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल। इसकी 3 खूबियाँ हैं, रफ टेरेन यानी ऊबड़ खाबड़ धरातल, घने जंगल और तेज़ बहने वाली नदियाँ। ये तीनों इस पूरे एरिया की पहाड़ों की निशानी है। दिहांग के बाद जैसे मैंने आपको बताया ये चलता है, लगभग इसमें 1000 पहाड़ियाँ हैं जो कि नीचे की तरफ चलती है। क्रेसेंट हम चंद्रमा के शेप को कहते हैं, जिस तरह से चंद्रमा शेप लेता है उसको क्रेसेंट शेप कहते हैं। तो ये चंद्रकार की आपको पता भी चल रहा है, इस तरह से इस शेप में बनी हुई है, और इसका जो कॉन्वेक्स है वो वेस्ट की तरफ है। इसके बाद ये सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश में शुरू होती है, उसके बाद मिज़ोरम से होती हुई साउथ में होते हुए म्यांमार का बॉर्डर बनाती हैं, और इनकी थोड़ी सी टोपोग्राफी और मॉर्फोलॉजी है, रिलीफ है, वो हिमालयाज़ के बाकी हिमालय से अलग है। इसमें जो पहली हिल है उसका नाम है पटकाई, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बॉर्डर बनाती है। 2000 से 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद ये पटकाई हिल्स धीरे धीरे नागा हिल्स में, ये आपकी नागा हिल्स लिखी हुई है, ये आपकी कोहिमा हिल्स लिखी हुई है, ये आपके ऊपर पटकाई बम वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हिल का नाम होता है। तो दिस इज़ पटकाई, दिस इज़ नागा, दिस इज़ कोहिमा हिल्स। उसके बाद आपके लुशाई हिल्स हैं, ये आपकी मेन हिल्स हैं। लुशाई का नाम आजकल बदलकर इन्होंने मीज़ो हिल्स रख दिया है। इसके बाद आपका जो नागा हिल्स है उसमें सारामती सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3826। अब अपने आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ के हमारी ऊंचाई है 8000, आपको पता है कि
8,000 प्लस सारे में, यहाँ पर 8,611, 8,850 इस तरह से हमारे माउंट एवरेस्ट और इन सब की ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पर जो हिल की सबसे सारामती हिल की ऊंचाई है उसकी है 3,826, यानी काफ़ी कम उसमें चलते हैं। ये पूरे टाइम पर यहाँ पे वाली नदियों का वाटरशेड बनाते हैं, यानी ये पर्वतमाला है, ये हिल्स हैं, इनको मैं पर्वत ना कर पहाड़ियाँ कहूँगी, जो कि आपका म्यांमार और हमारे बीच में पानी को डिवाइड करते हैं। जो कोहिमा हिल्स हैं वो फिर उसके बाद सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, और लेकिन ये इनकी जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ये रफ टोपोग्राफी है इनकी कोहिमा हिल्स की। उसके बाद आपकी पटकाई, नागा, मीज़ो, मैंने आपको बोला है मीज़ो हिल्स लिख रखी हैं, जिनको पहले हम पुराने टाइम में लुशाई भी बोलते थे। मणिपुर हिल्स में जो है इनकी 2500 मीटर से कम ऊंचाई होती है, और जो आपकी लुशाई है जिसको हम मीज़ो हिल्स आजकल बोलते हैं, उसमें 1500 मीटर उनकी ऑन एन एवरेज ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, जो यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन है मीज़ो हिल्स का, उसकी ऊंचाई है 2157 मीटर्स। ऐसे भी हमें देखकर पता चलता है कि यहाँ की जो सबसे ऊंचा हिल ये है, फिर कम 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 होते हुए इसकी नॉर्थ से साउथ में ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो ये आपका छोटा सा एक बनता है पूर्वांचल, जो आपके बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द हिमालयाज, तो आप उसमें तीनों लिख कर आएंगे, द हिमालयन रेंजेस, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालयाज और पूर्वांचल। अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं कि आप पूर्वांचल के बारे में क्या जानते हैं, तो आप इन छोटी छोटी सब पहाड़ियों के नाम लिखेंगे, ब्लू माउंटेन के बारे में लिखेंगे, सारामती के बारे में लिखेंगे, 2 पीक्स का बता देंगे, इसके क्या ये कैसे इससे अलग है, हाइट के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से, फॉरेस्ट के हिसाब से, फ्लोरा फोना, और रिवर्स इसमें बहुत तेज़ी से बहती हैं। अगर आ जाता है कि इसका हमारे देश में क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप बताएंगे कि वाटरशेड का काम करता है, बाउंड्री का काम करता है, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी वेजिटेशन देता है, पानी को तेज़ बहती हुई नदियाँ यहाँ पर आती हैं, आदि आदि। अब आपका जो लास्ट में एक छोटा सा रह गया है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। हिमालय पर्वत के क्या लाभ हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बता देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लाइमेट। आपको पता है ये ठंडी पर आने वाली पवनों को रोकता है, नहीं तो हमारा जैसे साइबेरिया से जो पवनें आती हैं, आप सबको पता है, अगर हम हिमालय पर्वत ना होता तो हम सब लोग पूरी सर्दी बर्फ़ से ढके रहते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन ये पूरी दीवार की तरह काम करता है और हमारे को वहाँ से रोकता है। दूसरा इसका बहुत बड़ा काम था सुरक्षा का, कि इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारा सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, ज़्यादातर हवाई हमले होते हैं तो इसके ऊपर से लोग उड़ कर आ सकते हैं। वो तो बहुत पहले 1962 में क्लियर हो गया था जब चाइना से लड़ाई हुई थी। उसके अलावा इसमें बहुत सारे पासेस हैं जो इसको दूसरे देशों से हमें जोड़ते हैं, जो जिससे कि हम व्यापार में, इसके थ्रू हमारे में व्यापार भी होता रहा। लेकिन दूसरा इसका नुकसान था कि उसके थ्रू हमारे ऊपर हमले भी होते रहे हैं, बाहर से दुनिया ने आकर हमारे ऊपर इसमें हमले किए हैं। उसके बाद आपका है कि इसका आपका रिवर, बहुत सारी नदियां हैं जो पूरे साल बहने वाली रिवर हैं, जो आपको सारी पता है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इंडस, इन तुम बड़ी रिवर्स के नाम ले रहे हो। उसके अलावा गंडक, घाघरा, गोमती, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो सारी की सारी, सोन, कोसी, वो सारी यहाँ से निकलती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सॉइल। ये हमेशा बहुत यहाँ से मिट्टी बह बह कर ऊपर से नीचे, पूरा जो गंगा का मैदान है वो इसी के कारण बनता है, क्योंकि यहाँ से जो चट्टानें कट कट कर जाती हैं। वो संसार का सबसे बड़ा फर्टाइल मैदान, जिसको कि हम उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं, वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, उसको बिछाती हैं और बनता है। फिर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से इतनी तेज़ गति से नदियाँ बहती हैं जिसके कारण कि हम बिजली बहुत अच्छे से बनाते हैं उनको टैप करके, भाखड़ा नंगल परियोजना आदि आदि। फिर है फॉरेस्ट। ये इतना बड़ा फॉरेस्ट कवर देता है हमारे को, जिसमें से हम काट कर इसमें से दुनिया भर की लकड़ी को यूज़ करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, रेलवे स्लीपर्स में करते हैं। ये जड़ी बूटियों के लिए बहुत अच्छा है, ये वर्षा लाने में सहायक है, जो बहुत बड़ी बात है। फिर है एग्रीकल्चर। इसमें इतने सारे हमारे तरह की फसलें, हमारे फल फूल, इन सब की खेती की जाती है, फलों के बागान लगाए जाते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर में हमारे को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। फिर है आपका टूरिज़्म। दुनिया, हमारे भारत के मैक्सिमम जितने भी आपके हिल स्टेशन हैं वो यहाँ पर स्थापित है, चाहे आप ऊपर से श्रीनगर से शुरू करेंगे और फिर आप गुलमर्ग है, फिर आप अपना डलहौजी है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, आप जितने भी नाम लेंगे, चाहे छोटे छोटे हिल स्टेशन के, कसोली है, चाहे आप उसको लैंसडाउन का नाम लेंगे, चाहे आप कोटद्वार का नाम लेंगे, चाहे आप छोटे छोटे जितने भी आपका नाम लेंगे, वो सारे के सारे इसी में स्थापित हैं हमारे पिलग्रिमेज। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद आपके सरदारों के हेमकुंड साहिब, मणिकरण साहिब,
सारे बुद्ध लोगों के जितने भी मंक्स के जितने भी मठ हैं, जिनको कि हम कहते हैं, इनको गोम्पास कहते हैं, यानी कि जहाँ पर कि बुद्ध लोग अपनी, वो सारे के सारे आपको लद्दाख रीजन में, सिक्किम में यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के बहुत ही तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा एक और आपका छोटा सा पोर्शन है जिसको हम, आपको वैसे वो है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ, ऐसे तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कभी कोई आपको पूछ ले तो आप बता सकें। जो मैंने आपको कराया है वो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है हिमालयाज़ का, और भारत का करा रही हूँ। अगर कोई पूछता है इसमें एक और बनता है रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालय, कि बाहर हिमालय को आप रीजनली कैसे बांटेंगे, क्षेत्रों में कैसे बांटेंगे। तो पहला इसका आता है द पंजाब हिमालय, फिर द कुमाऊं हिमालय, द नेपाल हिमालय, और लास्ट में द असम हिमालय। 4 भागों में बांटते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और उसके अंदर फिर वही सारा कुछ आ जाएगा। पंजाब हिमालय में पूरा हमारा पंजाब तक का फैला हुआ जितना भी जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो सारी चोटियाँ, सारी रेंजेस उसमें आ जाती हैं। कुमाऊं में हमारा सारा का सारा गढ़वाल रीजन आ जाता है, जिसमें कि हम फिर बताएंगे कि यहाँ पर नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ये वो सारे उनके बारे में वो रेंजेस आती हैं। नेपाल में हमारा काठमांडू में और माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये जितने भी कंचनजंगा वाले जो पूरा पोर्शन है ये वाला आ जाता है। उसके बाद आपका असम में आपका पूरा ये लास्ट तक का जो फैला उसका आता है। दूसरी तरह से हम इसको, हम कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, द वेस्ट हिमालय, द सेंट्रल हिमालय एंड द ईस्ट हिमालय। ये सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ कि आप इसको पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के नाम से या पूर्वी हिमालय के नाम से भी बांट सकते हैं, क्षेत्रीय अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये आज आपका पहला पोर्शन ख़त्म हुआ है। पहले चैप्टर का नाम था भारत को धरातल के आधार पर आप कितने भागों में बांट सकते हैं। हमने पहला क्वेश्चन किया है, जिसका बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि भारत को धरातल के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, किसी एक के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। यानी व्हाट आर द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ देम। तो आपका मन है आप हिमालयस पर लिखें, आप मैदान पर लिखें, आप पठार पर लिखें, एक क्वेश्चन। या वो ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन हिमालयस एंड इट वेरियस पार्ट्स, तो आप इसमें सारा लिखेंगे। या आप एक आ जाता है कि हिमालय पर्वत के क्या लाभ हैं, उसके बारे में आप विस्तारपूर्वक लिखिए कि वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो आप इस पूरे बड़े क्वेश्चन को, जो मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में मिलाकर आज तक हम ख़त्म किया, ये करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं दून के बारे में लिखें, वैलीज़ के बारे में लिखें, चोज़ बताएं क्या होता है, किसी पीक के बारे में आ सकता है जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पीक है आपकी K2 या माउंट एवरेस्ट, या फिर आपके बारे में आपको पीर पंजाल के बारे में आ सकता है, सिर्फ आपको काराकोरम रेंज के बारे में आ सकता है, या आपको सिर्फ ईस्टर्न हिल्स के बारे में आ सकता है, या आपको 2 नंबर का शिवालिक रेंज बता सकते हैं कि शिवालिक रेंज के बारे में बताएं क्या है। तो इस तरह के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बनते हैं। अब हम जब, मैं अभी कॉलेज में हमें पता चलेगा, जब हमारे को अगर नेक्स्ट वीक जब मैं आपको बुलाऊंगी तो आप अपनी जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है वो लेकर आएंगे, और हम इसमें जो जो आप लोग मेरे से पूछना चाहते हैं हम 1 to 1 वो वाली क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, जितने बच्चे आ सकते हैं। उसके अलावा एक और है कि इसमें मेरे पास क्वेश्चन पेपर, अभी मैं तो कॉलेज आऊँगी तो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी सारे, तो मैं आपको वो डाल दूँगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में आते हैं। तो बेटा बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, बहुत अलग तरह का, मेरे लिए भी आपके लिए भी। मैं आपके लिए रोज़ मेहनत कर रही हूँ, आप भी इसको डेली के बेसिस पे, ये आपका रोज़ का काम है, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, याद करेंगे, जो मैं आपको काम दूँगी वो करेंगे। अब आपका काम है कि आपने जितना भी मैंने बताया है अब तक का उसका चार्ट बनाकर भेजना, और टेबल या चार्ट जो भी बनाएंगे नंबर 2 पर हिमालयस का मैप भेजना। कल से हम जो मैं अगली वीडियो डालूंगी वो मैं आपको उत्तरी भारत का विशाल मैदान या नदन प्लेन्स के बारे में डालूंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।